हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रो एकेडमी की एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज की अपनी इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में। इसी फिजिक्स की आज हमारी अंतिम क्लास है। मैक्सिमम फिजिक्स मैंने आपको करा दी है। थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, उन क्वेश्चनों को और आज कंप्लीट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हमारे प्रथम क्वेश्चन से। आपको पता फिजिक्स की हम अब तक 5 क्लासेज ले चुके हैं और सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं। कुछ बचे हुए हैं, उन्हीं कुछ बचे हुए टॉपिकों के बारे में आज बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? संचालन, संवहन, विकिरण या कोई नहीं? बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप लोग बात करते हैं ऊष्मा के संचालन की। ऊष्मा का संचालन यह क्या चीज है भाई? ऊष्मा के संचालन के बारे में बात करेंगे। ऊष्मा के संचालन के बारे में। अभी ऊष्मा का संचालन कितने प्रकार से होता है? तो आप लोग बोलेंगे 3 प्रकार से। पहला है चालन। जब ऊष्मा किसी ठोस के माध्यम से, जब ऊष्मा किसी ठोस में, ऊष्मा किसी ठोस में चलती है, ठोस में चलती है, तो वो क्या कहलाती है? तो आप लोग बोलेंगे वो कहलाता है चालन। एग्जाम्पल है लोहे की राड। लोहे की राड में क्या है? ऊष्मा का चालन होता है, लोहे की राड। ठीक है, इसको आप लोग एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, यहीं पे यही पूछा है, ठोसों में ऊष्मा का संचालन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ठोसों में संचालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। संचालन यानी कंडक्शन। अभी एक शब्द आपको संवहन दिख रहा है, ये दूसरा पार्ट है ऊष्मा के चालन का। नाम क्या है? संवहन। जब ऊष्मा का चालन, जब ऊष्मा का चालन द्रव या गैस के माध्यम से हो, द्रव या गैस के माध्यम से हो, द्रव या गैस के माध्यम से हो, तो वह क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे द्रव या गैस के माध्यम से हो तो वह संवहन कहलाता है। तीसरा आप लोग देख रहे हैं विकिरण। विकिरण, विकिरण क्या होता है भाई? विकिरण के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। विकिरण का मतलब है जब ऊष्मा का संचालन, जब ऊष्मा का संचालन, ऊष्मा का संचालन किरणों के माध्यम से हो, किरणों के माध्यम से हो, किरणों के माध्यम से हो, तो वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे वो विकिरण कहलाता है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स आप लोग याद रखेंगे, चालन, संवहन और विकिरण। अभी बातें करेंगे हम लोग ऊष्मा में एक कांच के गिलास की। कांच का गिलास, आप मान लीजिए कांच का गिलास। उस कांच के गिलास में मैंने गर्म ऊष्मा डाल दी, यानी गर्म जल डाल दिया, बहुत ज्यादा गर्म। तो गर्म जल डालने पर वो टूट जाएगा। उसके टूटना, जो उसका टूट है, उसका कारण क्या है? उसके टूटने का कारण क्या है? तो आप लोग बोलेंगे ऊष्मा जब उसके अंदर जाती है तो कांच फैलता है। ऊष्मा जब उसके अंदर जाती है तो कांच फैलता है, उसके अंदर जाती है तो कांच फैलता है, तो कांच फैलता है और फैलता है। फैलने के बाद क्या हो जाता है? कांच टूट जाता है, कांच टूट जाता है। टूटने का कारण भी पता चल गया, फैलने का कारण भी पता चल गया। ये सारी की सारी बातें किसके बारे में? तो आप लोग बोलेंगे सारी बातें ऊष्मा के बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? मैं आपसे बात कर चुका हूं लाइट टॉपिक के अंदर। मैंने आपको एक टेबल पढ़ाई थी जिसका नाम क्या है? विबग्योर। विबग्योर। वायलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो यानी कि नील, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो वाई, ओ से ऑरेंज नारंगी और आर से रेड। ये 7 कलर के माध्यम से सूर्य का प्रकाश कहां आता है? तो आप लोग बोलेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। अभी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज भी आते हैं, यानी कि पैरा बैंगनी किरणें भी आती हैं। वे पैरा बैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो उन पैरा बैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करता है? तो आप लोग बोलेंगे ओजोन। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने का काम कौन करता है? तो आप लोग बोलेंगे ओजोन लेयर, अर्थ
जो पृथ्वी है उसके वायुमंडल में, समताप मंडल के अंदर आपको ओजोन लेयर पढ़ाई थी मैंने आपको। इसकी इकाई भी बताई थी, इसकी यूनिट भी बताई थी, यूनिट डोबसन। इसको डोबसन में मापते हैं, ठीक है। अभी ऊष्मा का रंगों पर इफेक्ट क्या होता है, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। ऊष्मा का रंगों पर प्रभाव, रंगों पर प्रभाव। देखो अभी आपने सुना भाई सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में आदमी को काले कपड़े पहनने चाहिए। काले कपड़े क्यों पहनने चाहिए भाई, रीजन, क्योंकि काला कपड़ा ऊष्मा को अवशोषित करता है। काला कपड़ा ऊष्मा को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जब गर्मियां होती है, गर्मियों में मनुष्य को कौन सा रंग का कपड़ा पहनना बताया जाता है, गर्मी में मनुष्य को सफेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। रीजन, क्योंकि जो सफेद कपड़ा है वो सफेद कपड़ा ऊष्मा को परावर्तित करता है। सफेद रंग, यहां पर कपड़ा लिख दिया मैंने, सफेद रंग ऊष्मा को परावर्तित करता है, ऊष्मा को परावर्तित करता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि अंदर ही हीट को रख लेता है, लेकिन सफेद रंग उसको परावर्तित करने का काम करता है। ये बात आप लोग रंगों से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्थलीय वायु कब आती है, दिन के दौरान, रात्रि के समय, या पूरे दिन, सप्ताह में एक बार। देखो एक शब्द है समीर, एग्जाम में पूछा जाता है, समीर। एक तो होता है सथल समीर, स्थलीय समीर, ठीक है। एक होता है, ये तो हो गया लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज। एक होता है सी ब्रिज, सी ब्रिज यानी कि समुद्री समीर, समुद्री समीर। दो बातें हैं, दोनों से क्वेश्चन याद रखेंगे, एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है और मैं आपको बता भी देता हूं। ये दो समीर हैं, दोनों याद रखेंगे। अभी समुद्री समीर कब आता है और स्थलीय समीर कब आता है। समुद्री समीर आता है दिन में, दिन के समय, दिन के समय समुद्र से जो हवाएं आती हैं, समुद्र से जो वायु आती है उसको क्या बोलते हैं, जो वायु आती है उसे आप लोग बोलते हैं समुद्री समीर। अब ये स्थलीय समीर क्या होता है, रात के समय, रात के समय जो हवाएं, जो हवाएं या वायु जमीन से, जमीन से समुद्र की तरफ जाती है, समुद्र की तरफ जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, तो आप लोग बोलेंगे समुद्र की तरफ जाती हैं, वो स्थलीय समीर कहलाता है। और स्थलीय वायु के बारे में यहां पर पूछा गया है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, रात्रि के समय, रात के समय जब हवाएं, ड्यूरिंग द नाइट, जब हवाएं कहां जाती हैं, समुद्र की तरफ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं स्थलीय समीर। स्थल की हवाएं समुद्र पर चली गई, स्थलीय समीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दबाव की मीट्रिक इकाई है जो 0.986923 एटीएम है। अभी एक शब्द आ गया एटीएम, वैसे तो आप इसको पढ़ चुके इकोनॉमिक्स में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो अलग है। ये यूनिट है किसके लिए, तो आप लोग बोलेंगे बार के लिए, बार के लिए यानी कि दाब के लिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, कुछ बात याद रखेंगे, जैसे वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर। लेकिन वायु दाब को मापने की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो आप लोग बोलेंगे इकाई है, एक तो है एटीएम और एक है बार। ये क्या है, ये यूनिट है मापने की। तो 0.986923 एटीएम में कितने बार होते हैं, तो आप लोग एक बार के बराबर होता है। ओके, ये बात समझेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन और आते हैं इसी यूनिट से। जैसे क्वेश्चन आता है एक यार्ड, एक यार्ड में कितने फिट होते हैं,
तो आप लोग बोलेंगे 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, या फिर इसी को आप लोग 36 इंच भी बोल सकते हैं, 36 इंच। 1 यार्ड में 3 फीट या 36 इंच होते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद 1 गैलन में पूछता है, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो 1 गैलन में 3.785 लीटर, 3.785 लीटर द्रव होता है 1 गैलन में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ये यूनिट्स हैं, आपको पता है सभी यूनिट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1600 के दशक में किस नियम को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था कि गैस जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो, पात्र का आकार कुछ भी हो, द्रव हर तरफ एक ही जैसा जाएगा। ये किसने दिया था, तो आप लोग बोलेंगे पास्कल। अभी पास्कल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, पास्कल किसकी यूनिट है, तो पास्कल भी तो दाब की यूनिट है, मैंने आपको बता रखा पास्कल के बारे में, दाब की यूनिट के बारे में पास्कल। एक आदमी है ग्राहम लो, इसने कुछ लो दिए हैं, एक आदमी है टोरसेली, इसने भी कुछ लो दिए हैं, दोनों के द्वारा लो दिए गए हैं। अगर मैं ग्राहम लो की बात करूं तो इसने बताया था गैसों के मध्य, गैसों के मध्य घनत्व के बारे में किसने डिफाइन किया, तो आप लोग बोलेंगे ग्राहम ने। गैसों के मध्य बताया था इसने, तरल द्रव इनके मध्य, तरल या फिर आप द्रव ले सकते हैं, इनके मध्य बातों को बताया था। हम लोग आगे बातें कर लेंगे इनके बारे में, और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति पर एक उदाहरण है, मुक्त रूप से गिरने का विराम मंद प्रवलिक। इस पिंड की गति को कैसे समझेंगे, आप लोगों ने लिफ्ट देखा है, एक तो लिफ्ट है उठाना, एक लिफ्ट आप लोग बिल्डिंग में देखते हैं, यदि कभी आप मॉल में जाते हो तो देखते हैं, मेट्रो स्टेशन पर देखते हैं, या बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लिफ्ट देखने को मिलेगा। अब जो ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के बारे में क्या क्या बात याद रखेंगे, यहां पर एक शब्द है गुरुत्व है और एक शब्द है त्वरण, दोनों के बारे में याद रखेंगे। गुरुत्व त्वरण मैंने बताया इसके बारे में 9.3 गुरुत्व है। जब गुरुत्व और त्वरण समान है, गुरुत्व और त्वरण समान है तो लिफ्ट एकदम से नीचे आएगी, और एकदम से नीचे आएगी, इसके अंदर कोई आदमी है वो जाके इसकी छत पर लगेगा, क्योंकि वो एक मुक्त पिंड है, या उसका भार क्या हो गया है, भार शून्य हो गया है, ठीक है। जब कोई लिफ्ट के अंदर आप बैठे हो और गुरुत्व और त्वरण समान है, ग्रेविटी भी और एक्सीलरेशन भी जब समान है, नीचे जा रहा है, तो एकदम से हम उसके अंदर है तो ऊपर जाकर लगाएंगे। वही एग्जाम के अंदर पूछा गया है, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, तो मुक्त रूप से गिरने का, यानी नीचे गिरेगी सीधी और हम लोग ऊपर जाकर लगाएंगे। अभी लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, इसके बारे में 2 बात और याद रखेंगे। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो पिंड का भार ज्यादा प्रतीत होता है, लेकिन जब लिफ्ट नीचे आती है तो पिंड का भार कम प्रतीत होता है। लिफ्ट नीचे आती है तो पिंड का भार कम प्रतीत होता है, ठीक है, कम प्रतीत होता है। लिफ्ट के अंदर हम लोग बैठते हैं, ये सारे के सारे आप लोग ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के अंदर पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, 2 शब्द है भाई, बहुत बार कंफ्यूज करेंगे। एक शब्द सदिश राशि है, सदिश राशि क्या होती है, जो राशि परिणाम व दिशा दे, वो क्या कहलाएगी, तो आप लोग बोलेंगे वो कहलाएगी सदिश राशि। एग्जाम्पल बताओ भाई, एग्जाम्पल के अंदर पहला आप लोग लिख सकते हैं भाई बल, दूसरा आप लोग लिख सकते हैं संवेग, ये एग्जाम्पल है किसके, तो आप लोग बोलेंगे। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं त्वरण,
त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी कैसी राशि हैं? तो आप लोग बोलेंगे सदिश राशि है। एक अदिश राशि भी होती है। अदिश राशि को कैसे समझेंगे? अदिश राशि के बारे में याद रखेंगे, जो राशि केवल परिणाम दे, जो राशि केवल परिणाम दे, केवल परिणाम दे, वो कैसी राशि है? तो आप लोग बोलेंगे जो केवल परिणाम दे वो राशि अदिश राशि है। अब इसके भी एग्जाम्पल बताएंगे भाई। एग्जाम्पल क्या क्या है? एक तो है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, दूसरी क्या है? दूसरी है तापमान यानी कि टेम्परेचर, तीसरी क्या है? तीसरी है आयतन, आयतन। ये सारी की सारी कैसी राशि है? तो आप लोग बोलेंगे सारी की सारी अदिश राशि। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तापमान भी आ गया, आयतन भी आ गया और समय भी। तो आघूर्णन क्या है? ये एक अदिश राशि नहीं है। आघूर्ण यानी कि मूवमेंट, ये एक अदिश राशि का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे होती है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो आप लोग बोलेंगे रेडियोधर्मी ऊर्जा से, यानी कि रेडियो एक्टिव एनर्जी से। अभी एक महिला है जिनका नाम है मैडम क्यूरी। वैसे तो हम इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, मैडम ही लिख दिया मैंने, मैडम, मैडम क्यूरी। एक तो मैडम क्यूरी है, इनका रेडियो एक्टिविटी से बहुत बड़ा नाता है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर यूरेनियम की बात करते हैं, यूरेनियम की है। फिर हम लोग इसके अंदर थोरियम की बात करते हैं। इनको केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी भौतिकी और रसायन दोनों का नोबेल मिल चुका है। भौतिकी और रसायन को दोनों का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है क्यूरी। क्यूरी एक यूनिट भी है केमिस्ट्री के अंदर, आप लोग क्यूरी एक यूनिट भी पढ़ेंगे। इस रेडियो एक्टिविटी के बारे में इन्होंने बताया। हम लोग बातें शुरुआत करेंगे एटम से। एटम के अंदर एक परमाणु है जिसके 2 या 3 मिलने के बाद मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग परमाणु की बात शुरू करेंगे। अभी के लिए केवल इतना याद रखें, यूरेनियम और थोरियम ये दोनों के दोनों रेडियोधर्मी ऊर्जा का एक साधन है। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न उच्च आवर्ती विकिरण का नाम बताइए जो वो रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जिसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में किया जाता है। कैंसर एक बीमारी भाई, बीमारी का नाम क्या है? कैंसर। बायोलॉजी में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कैंसर। कैंसर के अंदर कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। एक थेरेपी दी जाती है जिसका नाम क्या है? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। एक डंक है, बिच्छू का डंक। बिच्छू का डंक भी इसी के अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर तो आप लोग बोलेंगे कैंसर के अंदर। अभी इस कैंसर किससे होता है? तो आप लोग बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पैरा बैंगनी किरणों से। पैरा बैंगनी किरणों से क्या होता है? स्किन डिजीज होती है। और इसी स्किन डिजीज में एक आपको स्किन कैंसर भी में देखने को मिलता है। ठीक है, स्किन डिजीज होती है, उसी से हमें कैंसर भी देखने को मिलता है। अभी प्रयोग किया जाता है किस किरणों का? तो आप लोग बोलेंगे गामा किरणों का। गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द देखते हैं हम लोग जिसका मतलब है भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता। अब जो ये भेदन क्षमता होती है ये क्या होती है? तो आप लोग बोलेंगे भेदन क्षमता होती है जब मैंने किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे किरणें मारी तो किस किरण ने ज्यादा आउटपुट दिया, यानी किरणें तो तीनों लगी लेकिन सबसे ज्यादा आउटपुट जिस किरण का है उसको बोलते हैं भेदन क्षमता। और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है? तो आप लोग बोलेंगे गामा रेज की। और गामा रेज के बारे में ही आप लोग यहां से आंसर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर कैंसर का प्रयोग किया जाता है, उस कैंसर के जो कीटाणु हैं उनको मारने के लिए। ओके, वैसे कीमोथेरेपी दी जाती है जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल फेराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीप्त इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? माइकल फेराडे, इंपॉर्टेंट आदमी भाई। माइकल फेराडे ने 1825 में प्रदीप्त या गैस में बेंजीन की खोज की थी। अभी इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बारे में क्या याद रखेंगे? कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे प्रदीप्त फलक, प्रदीप्त फलक, इसको नापने की एक यूनिट होती है, वो किसके नाम पर? तो आप लोग बोलेंगे फेराडे के नाम पर है। माइकल फेराडे छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है।
प्रदीप्त फलक से संबंधित यूनिट इसी के द्वारा दी गई है। फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माइकल फैराडे का। ठीक है, जैसे आप लोग बात करते हैं भाई एग्जाम्पल के तौर पे, इसी फैराडे ने एक बात बताई थी। आप लोग आज शब्द पढ़ते हैं हॉर्स पावर। भाई ये ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है? 55 हॉर्स पावर का है। हॉर्स पावर का मतलब क्या है? एक घंटे में घोड़े द्वारा 33,000 पाउंड 33,000 पाउंड काम किया गया। और जब उसने 33,000 पाउंड काम किया गया तो उसी को हम लोगों ने एक यूनिट बना दिया कि यदि कोई चीज 33,000 पाउंड तक कार्य करती है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक हाउस पावर, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बोल देंगे। और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आपसे पूछेगा 746 वाट आंसर देंगे आप लोग। आप लोग क्या आंसर देंगे? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। 746 वाट इन 1 हॉर्स पावर। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? माइकल फैराडे, आंद्रे मेरी एम्पियर, जोसेफ हेनरी या विलियम गिलबर्ट? सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे हम लोग। तीनों के तीनों, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, या फिर ऊपर वाले दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें करेंगे। इन दो के बारे में क्या एक्स्ट्रा बात करेंगे भाई? देखो, माइकल फैराडे के बारे में बात कर लेते पहले। तो आपको तो पता है भाई, इस आंद्रे मेरी एम्पियर ने एक नियम दे रखा है, एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम, इसी एम्पियर के नियम में इसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन कैसे दी है? कि चुंबक को चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। एक चुंबक चल रही है, उस चुंबक पर जो धारावाही चालक है, जो इसके साथ चल रहा है, कंडेंसेशन चल रहा है, उसको इस पर बराबर का प्रेशर देना चाहिए। इसका एग्जाम्पल कहां से समझेंगे? बिजली के तार, ऐसे 3 तार हैं, इनमें जो गैप छोड़ते हैं हम लोग, एक ऊपर अर्थ के लिए छोड़ देते हैं, वो खाली होता है, वो एम्पियर के नियम पर ही लागू होता है। इसके बाद एक आदमी माइकल फैराडे, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आता है विद्युत का जनक, विद्युत का जनक, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का जनक कौन है? माइकल फैराडे। इसने क्या किया था भाई? विद्युत मोटर का आविष्कार, विद्युत से चलने वाली मोटर का आविष्कार किया था। इसी कारण हम इसको विद्युत का जनक बोलते हैं। इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोटर, नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे माइकल फैराडे। आगे आ जाओ। इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? स्प्रिंग तुला का आविष्कार, पोजीमीटर का आविष्कार, मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार, वैक्यूम गेज का आविष्कार। तो आप लोग बोलेंगे इन्वेंशन ऑफ मरकरी बैरोमीटर। मरकरी का मतलब क्या होता है भाई? पारा। पारा बहुत बातें अपने साथ लिए हुए हैं। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर में। बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर में। स्केल में, मापने पैमाने में, बहुत सारे पैमाने हैं जिनमें मरकरी का प्रयोग किया जाता है। और इसी मरकरी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो पारा है ये एक धातु भी है, धातु का एक रूप है जो हमें किस में देखने को मिलता है? तरल रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, इसी मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार पहली बार किसने किया था? टोरसेली ने। टोरसेली इन्वेंटेड अ बैरोमीटर विद मरकरी। आगे बढ़ते हैं। 1906 में गैसों द्वारा विद्युत के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आंद्रे मेरी एम्पियर, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। क्वेश्चन आता भाई इससे, वोल्टा से। इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार भारत में पहली बार किसने किया था? तो आप लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार। इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार भारत में पहली बार किसने किया था? क्यों?
तो भाई यहां पर याद रखेंगे अलेक्जेंड्रो वोल्टा से इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार। इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार भारत में विश्व में पहली बार किसने किया था? तो आप लोग बोलेंगे अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी भाई। इसके बाद और क्या बात याद रखेंगे भाई इस क्वेश्चन में? गैसों द्वारा विद्युत के संचालन पर उनके सैद्धांतिक प्रयोग के लिए पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार। तो आप लोगों को पता भाई जे थॉमसन। मैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूंगा तब जे थॉमसन को दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पर एक आदमी के बारे में और बात ले लेते हैं, आंद्रे मैरी एम्पियर। क्वेश्चन क्या पूछा गया? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जनक, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पिता। पिता जनक पिता में एक ही बात। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को यदि मैं दो भागों में तोड़ दूं, एक शब्द है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का अर्थ क्या भाई? तो आप लोग बोलेंगे डायनेमिक्स का अर्थ है चेंज, परिवर्तन। विद्युत के प्रवाह में परिवर्तन के बारे में जानकारी हमें किसने दी थी? आंद्रे मैरी एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा ये जानकारी दी गई थी, इसी कारण हम इसको थर्मोडायनेमिक्स का पिता बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1928 में किसने खोजा कि जब रंगीन पर की किरणों वो किसी द्रव में प्रवेश करती हैं, उस द्रव द्वारा प्रकिरणित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये एक भारतीय है, ठीक है। भारतीय का नाम क्या था? आप लोग बोलेंगे सीवी रमन। 1928 में इन्होंने खोज की थी, सीवी रमन। सीवी रमन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बाद में इन्हें इस इन्वेंशन के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया, नोबेल पुरस्कार। इन्होंने क्या चीज इन्वेंट की थी? तो आप लोग याद रखेंगे एक रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के बारे में जानकारी दी थी। और ये रमन प्रभाव किससे संबंधित? तो आप लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकिरणन। प्रकाश का प्रकिरणन पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। प्रकाश के प्रकिरणन पर सिद्धांत दिया था किन्होंने? तो आप लोग बोलेंगे सीवी रमन ने। कैसे दिया था? एक दिन ये समुद्र है, समुद्र से जहाज से जा रहे थे, जब जा रहे थे तो सूर्य की किरणें इस पर पड़ी, और इसके बाद गिरने के बाद वे क्या होगी? वे थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब समुद्र पर किरणें गिरी और डिस्ट्रीब्यूट हुई तो इन्होंने विश्व को बताया कि जब कोई प्रकाश किसी द्रव के अंदर जाता है, प्रकाश किसी द्रव के अंदर जाता है, प्रकाश किसी द्रव के अंदर जाता है तो उसकी एक रोशनी, तो उसकी एक रोशनी अलग प्रकार की दिखाई देती है। उसकी एक रोशनी अलग प्रकार की दिखाई देती है। उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट्स। रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव। समुद्र से जा रहे थे, वहां पर प्रकाश की किरण पड़ी समुद्र पे, और समुद्र में थोड़ी सी वो स्कैटर यानी प्रकिरणित होगी, और इसी को इन्होंने एक इफेक्ट दे दिया। इन्हीं के नाम पर इसको क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने कोट्टन जीन का आविष्कार किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। कोट्टन जीन का आविष्कार एली व्हिटली ने किया था, एली व्हिटली। इसके बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, ठीक है। एली व्हिटली ने जो ये कोट्टन जीन बनाई थी, ये क्या करती थी? कोट्टन जीन, कोट्टन जीन कपास से, कपास से, कपास आप लोग समझते हैं भाई, कपास से क्या निकालती है? तो कपास से बीजों को निकालने का काम करती थी। बीजों को निकालने का काम करती थी, निकालने का काम करती थी। इसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया? तो आप बोलेंगे एली व्हिटली के द्वारा। एली व्हिटली। आगे प्रिस्टले पढ़ेंगे ऑक्सीजन के टाइम पे, हाइड्रोजन के टाइम पे एंटोनी लेगोजियर पढ़ेंगे। बाद में इनको नाम दिए गए एक आदमी के द्वारा, और वही केमिस्ट्री का पिता बन के बैठ गया। संभावित अंतर है में मापा जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वाट, जूल, वोल्ट और एम्पियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन।
ठीक है, ये सारे के सारे किसके हैं? ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में बात की थी मैंने, एनर्जी के बारे में। ऊर्जा के सारे मात्रक, ऊर्जा के मात्रकों में अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया कि संभावित अंतर मापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, किस में मापा जाता है? वाट में, जूल में, वोल्ट में या एम्पियर में? एम्पियर तो मैंने आपको एक यूनिट भी बता दी, एम्पियर तो मैंने आपको क्या बता दी? एक यूनिट भी बता दी। एम्पियर तो क्या बता दी? एक यूनिट भी बता दी। संभावित अंतर में मापा जाता है, वाट में, जूल में या वोल्ट में या एम्पियर में? तो आप लोग बोलेंगे ये मापा जाता है भाई वोल्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, अगर मैं आपको बोलूं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, इसमें कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट। अभी वॉट में और वोल्ट दोनों में डिफरेंस, एक जूल के अंदर पूछ ले आपसे वो भी सेम ही बात करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ये तो भाई आप लोगों को पता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तनाव का आयामी सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। एक बात समझते हैं भाई, आयामी सूत्र क्या होता है? आयामी सूत्र, ये एग्जाम में आपसे बोल दे डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां तो तनाव का पूछ रखा है, लेकिन इसमें 3 ही शब्द देखने को मिलेंगे आपको, या तो एम या एल या टी। अभी इस एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है भाई मास, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान। अगर मैं बोलूं एल, एल का मतलब क्या है? तो आप लोग बोलेंगे लेंथ, LENGTH, लेंथ यानी कि लंबाई। अगर मैं टी के बारे में बात करूं तो टी के बारे में आप लोग बोलेंगे टाइम, टाइम यानी कि समय। अभी आपके सारे के सारे फॉर्मूले फुलफिल कराता हूं। जैसे तनाव का आयामी सूत्र है M0 L0 T0, ठीक है ना? तो इसमें मास होता ना, लेंथ होता ना, टाइम होता। लेकिन मैं आपसे पूछूं दूरी का, दूरी का क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे दूरी के में कि m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर कुछ भी नहीं। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? तो आप लोग बोलेंगे दूरी का। फिर मैं आपसे बोलूं चालन का, चालन के अंदर अभी देखो, एक तो दूरी है, डिस्टेंस, केवल मीजर ही तो करना है, वो लेंथ में मीजर होगा। लेकिन अगर चलना है तो लेंथ भी मीजर होगी और साथ साथ टाइम भी मीजर होगा। तो आप लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा? L1, और L1 के बाद मास तो होगा ही नहीं, T1, T1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? तो आप बोलेंगे चालन का, चलने का या दूरी का। इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे, इजीली हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग दीप्त तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है? हम लोग बात कर चुके भाई, कैंडला, कैंडला का प्रयोग किया जाता है। केल्विन की मैंने बात कर ली आपसे, एम्पियर की मैंने बात कर ली और मोल की मैंने बात कर ली। ये मोल तिल दे दिया, लेकिन ये क्या है? मोल। मोल एक यूनिट, यूनिट है। जब हम लोग इसकी इकाई के बारे में बात करते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया था द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो मापने के लिए आप लोग केजी का प्रयोग करेंगे, केजी यानी कि किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। किलोग्राम का प्रयोग करते हैं किसको नापने में? द्रव्यमान को मापने में। ऐसे ही केल्विन, आप लोग एनर्जी, ऊष्मा कितनी भाई, क्योंकि मैंने बताया था आपको ब्रह्मांड में ऊष्मा क्या है? ऊष्मा फिक्स है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में चेंज होती है। आगे बढ़ते हैं। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार भारत में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? क्रेस्कोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। भारत के आदमियों के बारे में तो हमें थोड़ा सा ज्यादा पता होना चाहिए। अगर मैं भारत के आदमियों में एक आदमी की बात करूं जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, और एक आदमी है जगदीश चंद्र बोस, पहले किसके बारे में बात कर लिया? मेघनाथ साहब, होमी जहांगीर बाबा, इनके बारे में तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक, कर चुके हैं इनके बारे में बात। इनकी मौत आज तक राज पता नहीं कैसे मरे थे। अभी एक आदमी है जिसका नाम क्या है? जगदीश चंद्र बोस, JC बोस। इनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, और थोड़ा सा हम लोग सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र है
इस क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसकी बात करते हैं भाई, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखो, इस जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार हमें क्या बताया, इसने हमें पहली बार बताया कि पौधों में जीवन मौजूद है। पौधों में, प्लांट्स में क्या मौजूद है, तो आप लोग बोलेंगे जीवन मौजूद है। पौधों में, पौधों में क्या मौजूद है, तो आप लोग बोलेंगे पौधों में जीवन मौजूद है। इस बात की जानकारी हमें किसने दी थी, तो आप लोग बोलेंगे जगदीश चंद्र बोस ने, और इन्हीं के द्वारा क्रेस्कोग्राफ की खोज की गई थी। इन्होंने क्या किया, एक बार इनका एक घर है, उस घर के अंदर क्या किया इसने, कैसे बताया कि पौधों में जीवन मौजूद है, उस घर में एक दीवार बना दी, एक दरवाजा इधर लगा दिया, एक दरवाजा इधर लगा दिया, और यहां पर एक पेड़ उगा दिया, यहां पर भी एक पेड़ उगा दिया। अब इस पेड़ को क्या किया, इस पेड़ को जाकर अच्छी अच्छी बातें की इससे, यार तू बहुत अच्छा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं, ऐसी ऐसी बातें की जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। और इससे क्या किया, इससे जाता और रोजाना रोजाना क्या करता, रोजाना जाकर इससे बुरी बुरी बातें करता, इसको गंदा बोलता, भद्दा बोलता। यानी एक पेड़ को जाकर ने अच्छी अच्छी बातें बोली, एक पेड़ को जाकर ने बुरी बुरी बातें बोली। जब दोनों को अलग अलग बातें बोली, तो ये जो बुरी बातें बोल रहा था, ये पेड़ पौधा क्या था, ये पौधा मुरझा गया। मुरझा गया समझते हो, यानी कि ये पौधा कमजोर हो गया, यानी खराब हो गया। और जिस पौधे से अच्छी अच्छी बात की थी, ये पौधा एकदम स्वस्थ था। देख रहे हो आप, यानी पेड़ के अंदर भी भावनाएं हैं। मैं एक पेड़ को रोजाना गाली बक के बोलता हूं, उसको बुरी नजर से देखता हूं, उसके साथ गलत आचरण करता हूं, पानी दोनों में बराबर डाला गया, पौष्टिक तत्व दोनों में बराबर डाले गए, लेकिन एक को अच्छाई से साथ बोला गया और एक को बुराई के साथ। तो इस तरीके से हमें इनके बारे में पता चला कि पौधों के अंदर भी जीवन मौजूद है। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ याद रखेंगे, जगदीश चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड जेट इंजन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जेट इंजन की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये तो अमेरिका के भाई, अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनके बारे में हम लोग बात करते हैं बहुत ज्यादा। जी मैडम। तो ये था भाई, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग बोलेंगे ये किया था सर फ्रैंक व्हिटल। सर फ्रैंक व्हिटल। भाई मैंने कोशिश की है कि आपके फिजिक्स के सारे टॉपिक कवर हो जाएं, लेकिन फिर भी यदि कोई टॉपिक बच गया होगा, बचा तो नहीं, वैसे मैंने हर एक टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा दिया, हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट कराने का काम कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर लेंगे, इसके बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज जो हमारी बातें थी वो यहीं तक थी, अब हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट वगैरह तो आप लोग भेज दो, मैं अभी रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। ये थी हमारी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। कैसी लगी आपको भौतिक विज्ञान की क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, के बाद हम लोग क्लास को समाप्त कर देंगे। अच्छी थी ये भाई। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए थे, 20 क्वेश्चन किए थे, और 20 क्वेश्चन जब हमने किए हैं तो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये हमारी भौतिक विज्ञान की आखिरी क्लास है, 5th क्लास, 5 क्लास में भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो गया है। इसके मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं, जो बच गया है वो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। आज के लिए हमारी जो बातें थी वो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।